So बेटे today's topic is states of matter. States of matter में बेटा हमारे पास हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे how many states of matter are nowadays possible. ठीक, तो मैंने आपको 7 states of matter के बारे में पूरा डिटेल में क्लियर किया था at that very time. So 7 states में हमारे 3 फंडामेंटल स्टेट थे जो हमारी प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ाई जाती है, that is gaseous state, solid state and liquid state. ठीक है, लिक्विड स्टेट का बहुत थोड़ा सा अकाउंट है, गैसियस स्टेट का अकाउंट ज्यादा है और सॉलिड स्टेट प्लस 2 में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैसियस स्टेट। ठीक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक रिवाइज जैसा कर लेते फॉर द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसे हमें पता था कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, वो 3 स्टेट कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहले सॉलिड स्टेट, solid state. Now, do you remember how we defined solid state? Do you remember how we defined solid state at that very time? Yes. Anybody? Yes, Shabash Arnav. Very nice बेटे। अर्नव ने तो पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख करके भेज दी है। आर्यन ने भी वेरी नाइस। नितिमा, ठीक। तो जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं बेटा। देखो, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना बेटा, स्टेट्स के कोई एग्जाम्पल नहीं होता। अगर कोई आपको ये कह दे कि फलां चीज सॉलिड है, आपको बोल दे ये चीज सॉलिड है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गलत है, दिस इज नॉट सॉलिड, दिस इज एग्जिस्टिंग एज सॉलिड। गॉट इट? मतलब कहने का ये है कि हम किसी भी चीज को किसी भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर है, क्या हम वाटर को सिर्फ लिक्विड बोलेंगे? नहीं बेटा, water can be solid also at 0 degree. Water can be gaseous also above, you can say 100 degree. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस को स्टेट नहीं बोला जाता। स्टेट जो होता है, स्टेट कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को बोला जाता है। इसलिए जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम किसी सब्सटेंस को डिफाइन नहीं करते, हम उसकी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे इधर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम बोलेंगे a substance whose melting point and boiling point, melting point and boiling point is above room temperature. ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है, so the condition in which it exists at room temperature is called solid state. तो बेटा पहली बात समझ लीजिएगा, हमें यह कहा गया कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है, तो रूम टेम्परेचर पे वो जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने सब्सटेंस को सॉलिड नहीं बोला है, मैंने कहा सब्सटेंस जिस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है वो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो सॉलिड है। ठीक है बच्चे? अब देखो, अगर हमें डेफिनेशन अच्छे से मालूम होती है तो हमें बाकी प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। हमने कहा कि जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, सो द कंडीशन in which it exists at room temperature is called as solid state. तो बेटा जिस चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अबव होगा वो तभी होगा अगर उसके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर पार्ट या इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं ना बेटा सॉलिड बनाने के, दे मे बी आयंस, दे मे बी एटम्स, दे मे बी मॉलिक्यूल्स, है ना बच्चे? तो कहने का जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो क्या एक पार्टिकल दूसरे को मूव करने देगा? वो मूव ही नहीं करने देगा। अगर मूव नहीं करने देगा, पार्टिकल वहीं पे रहेंगे, उनके बीच की इंटर पार्टिकल फोर्सेस विल बी वेरी वेरी हाई एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस विल बी वेरी लेस, क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड एंड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव।
अगर कोई चीज मूव नहीं कर सकती है तो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसकी एक डेफिनेट साइज होता है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। समझ में आई? तो कहने का मतलब क्योंकि सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है, इसका मतलब उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग है, और इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, और अगर उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है जी, तो वो कंप्रेस आसानी से नहीं हो पाते हैं। मोरओवर पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखे हुए हैं, तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, और अगर कोई चीज मूव नहीं कर पाती है तो इट विल हैव अ डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज और डेफिनेट वॉल्यूम, इनका सब कुछ डेफिनेट हो जाता है बेटा। So this is all about solid, and the you can say rest of the conditions, rest of the you can say properties of solid will be studied in class 2. ठीक, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है लिक्विड स्टेट, इसको कहते हैं लिक्विड स्टेट। अब जब लिक्विड स्टेट की बात करते हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अ substance whose melting point is below room temperature and boiling point is above room temperature, so the condition in which it exists at room temperature is called as liquid state. So ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे, यानी रूम टेम्परेचर वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है, यानी अभी बॉयल नहीं हुआ है, मेल्ट हो चुका है लेकिन बॉयल नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन जहां पे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो चुका होता है लेकिन बॉयल नहीं होता, ऐसी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिक्विड बोल देते हैं। अब क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बिलो है तो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अबव है तो फोर्सेस बहुत वीक भी नहीं है। ना तो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, ना तो फोर्सेस बहुत वीक है, इसमें इंटरमीडिएट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमीडिएट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं, पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के तो रखेंगे बट बहुत स्ट्रांगली नहीं, इसलिए पार्टिकल फ्लो कर सकेंगे। बेटा अगर कोई चीज फ्लो कर सकेगी तो क्या उसका कोई डेफिनेट शेप या साइज हो सकता है? जब कोई चीज फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली उसका कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं हो सकता है, सो इट विल नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लेकिन क्योंकि फोर्सेस इतनी वीक भी नहीं है, पार्टिकल एक मूव करेगा तो दूसरा भी उसके साथ मूव करेगा, उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहता है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप साइज डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह होगी तो लिक्विड थोड़े बहुत कंप्रेस भी हो सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट। समझ में आ गई बेटे बात? तो ये लिक्विड स्टेट हो गई। अब इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट प्लस वन में हम पढ़ते हैं, दैट इज गैसियस स्टेट। जब हम गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं तो गैसियस स्टेट को हम डिफाइन करते हैं ऐसा कोई substance whose melting point and boiling point is below room temperature. ऐसा कोई substance whose melting point and boiling point is below room temperature, so the condition in which it exists at room temperature is called gaseous
state is called gaseous state. तो हमने बोला ऐसा कोई substance whose melting and boiling point is below room temperature. So the condition in which it exists at room temperature is called as gaseous state. अब ऑब्वियसली जिस चीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है, तो ना तो वो यू कैन से पहले ही रूम टेम्परेचर से पहले मेल्ट हो गया है, बॉयल हो गया है, मतलब उसके बीच की फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खास नहीं है। और प्यारे बच्चों, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खास नहीं होती है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, तो पार्टिकल एक लंदन की तरफ दूसरा पाकिस्तान की तरफ, है ना भाई, इधर उधर मूव करने शुरू कर देंगे। अगर ये पार्टिकल इधर उधर मूव किए तो क्या उसकी कोई डेफिनेट शेप होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या उसका डेफिनेट साइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब पार्टिकल के बीच की स्पेसेस क्या मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टिकल एक इधर एक इधर, तो बीच के अगर स्पेसेस भी मेंटेन नहीं रही तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसलिए गैस एक्वायर्स एंटायर वॉल्यूम व्हिच इज प्रेजेंटेड टू इट। यानी आपने 100 मिलीलीटर गैस को 500 मिलीलीटर के डब्बे में रखा तो 500 मिलीलीटर घेर लेगी भाई। आपने 500 मिलीलीटर को 1 लीटर में रख दिया वो 1 लीटर घेर लेगा। कहने का मतलब गैस को जितनी वॉल्यूम दे दो उतना वो एक्वायर कर लेगी। इसीलिए गैस की जो वॉल्यूम होती है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बिकॉज इट एक्वायर्स एंटायर वॉल्यूम प्रेजेंटेड टू इट, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और बीच में खाली स्पेसेस बहुत है भाई। अगर खाली स्पेसेस बहुत हैं तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। 10 लीटर गैस को आप 1 लीटर के कंटेनर में बड़ी आराम से डाल दोगे। समझ में आई बात? ठीक, क्योंकि पार्टिकल्स को पास ही लाना है, खाली जगह है। तो ये गैसियस स्टेट हो गई। तो ये 3 फंडामेंटल स्टेट है। वैसे तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया देयर आर 7 स्टेट्स नाउअडेज, ठीक, उनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, फर्मी कंडेंसेट, कोलाइडल स्टेट, ये हमने पढ़ा था। एक मैंने डिजेनरेट मैटर भी तुम्हें समझाया था, ठीक। तो हालांकि वो स्टेट्स डिराइव्ड स्टेट्स है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे आती हैं। हमारी फंडामेंटल स्टेट जिसको हम रूम टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं वो 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज स्टेट्स, यानी इन स्टेट को एक्वायर करने का कॉज क्या है। अब कैसे कोई स्टेट बनती है, इसके लिए बेटा हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात हमारे पास होती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, जिसको बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ लिया था। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दैट इज गिवन इन योर स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन यू कैन से केमिकल बॉन्डिंग under the name of van der Waals forces of attraction. Van der Waals forces of attraction, ठीक, ये पढ़ी थी हमने van der Waals forces, इंटरपार्टिकल फोर्सेस। इसमें हमने बोला था कि पोलर सब्सटेंस को अगर पोलर सब्सटेंस के साथ रखते हो तो एक स्पेशल तरह की फोर्स कीजम फोर्सेस बनती है। पोलर और पोलर में कौन सी फोर्सेस होती है? कीजम फोर्सेस। एक पोलर होता है और दूसरी चीज नॉन पोलर होती है, ठीक। इसमें कौन सी फोर्स बनती है बेटा? हमने पढ़ा था इसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्या होती है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम डेबाय फोर्सेस कहते हैं, इनको डेबाय फोर्सेस कहते हैं, ठीक। और नॉन पोलर के बीच में जो नॉन पोलर है या नॉन पोलर के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटे, उनको हम बोल देते हैं ठीक, कीजम फोर्सेस, डेबाय फोर्सेस। नॉन पोलर में हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। गॉट इट और नॉट? तो ऐसे करके बेटा 3 तरह की फोर्सेस होती है, कीजम फोर्सेस, डेबाय फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। And the details of these forces you have already studied in chemical bonding in details.
पूरी डिटेल बताइए किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे होती है, कब बढ़ती है, कब कम होती है, कितने डिस्टेंस तक ये पाई जाती है। सो दैट वी हैव स्टडीड। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो कि वेंडर और फोर्सेस ऑफ वेंडर और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये क्या करती है, ये टेंड्स टू टेक मॉलिक्यूल्स टुगेदर, टेंड्स टू टेक पार्टिकल्स टुगेदर, पार्टिकल्स को इकट्ठा लाने की कोशिश करती हैं ये फोर्सेस। They tends to take particles together, दो पार्टिकल्स को इकट्ठा लाने की जो कोशिश है वो करती है वेन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Got it or not? Yes. अब बेटा जो दूसरी चीज हमारे पास आती है वो आती है थर्मल एनर्जी। दूसरी चीज क्या आती है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? देखो बेटे, अगर हम किसी चीज को 0 केल्विन पे ले जाए, 0 केल्विन, ठीक, 0 डिग्री नहीं बेटा, 0 केल्विन पे ले जाए, अगर किसी चीज को 0 केल्विन पे ले जाए तो मॉलिक्यूलर मोशन सीज, मॉलिक्यूलर मोशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 केल्विन पे एनर्जी नहीं होगी। इसको एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो इसलिए बोला जाता है उसमें एनर्जी नहीं है भाई, एनर्जी जीरो। तो जब एनर्जी जीरो है, मॉलिक्यूल बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे भाई, ठीक, वो अपनी जगह पे जड़ हो जाएंगे। लेकिन 0 केल्विन पे हम जी नहीं सकते, 0 केल्विन पे हम जी थोड़ी सकते, हमें जीना होता है रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन। तो 0 केल्विन से 298 केल्विन तक जब टेम्परेचर बढ़ता होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आती होगी, और अगर एनर्जी आती होगी तो मॉलिक्यूल इधर उधर जाते होंगे, है ना भाई। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है, उनके अंदर जो एनर्जी आई बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर फ्रॉम 0 केल्विन टू रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। सो थर्मल एनर्जी इज एनर्जी possessed by particles, energy possessed by particles, energy possessed by particles by the virtue of its temperature, by the virtue of its temperature, energy possessed by particles by the virtue of its temperature। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी हुआ करती किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बेटा अपन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। सो थर्मल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, ठीक। 0 केल्विन से 298 केल्विन तक आते आते जो एनर्जी बढ़ी, वही एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। अब एनर्जी आई तो पार्टिकल मूव किए तो इधर उधर गए। तो जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है, इट टेंड्स टू टेक मॉलिक्यूल्स अवे, टेंड्स टू टेक मॉलिक्यूल्स अवे या पार्टिकल्स अवे, ये पार्टिकल्स को दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट टेंड्स टू टेक पार्टिकल्स अवे। अब एक बात बताओ कि मान लो पहला हमारे पास केस आया, केस 1। मान लो हमारा जो ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल फोर्सेस, मान लो इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर ग्रेटर देन दैट ऑफ, ग्रेटर इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। मान लो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो थर्मल एनर्जी से ज्यादा है, तो मतलब मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने की फोर्स ज्यादा है और मूव करने की फोर्स कम है। तो ऐसे केस में पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, पकड़ के रखेंगे दूसरे को, एंड द सब्सटेंस विल चेंज इनटू सॉलिड। सब्सटेंस कैसा बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इसी तरह केस 2 लेते हैं। केस टू मान लेते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस, IPF मैंने क्या लिखा? इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लेस देन थर्मल एनर्जी,
आर लेस देन थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी ज्यादा भाई और इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम है, तो मतलब मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाली फोर्स कम है और इधर उधर मूव करवाने वाली फोर्स ज्यादा है। तो अभी बोलो क्या बन सकता है? यस टेल मी। यस ऑब्वियसली अभी हमारे पास गैस बन जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को दूर ले जाने वाली फोर्सेस ज्यादा है और मॉलिक्यूल को पास ले आने वाली फोर्सेस कम है, तो ऑब्वियसली गैस बन जाएगी। इसी तरह से केस 3 की बात करेंगे। केस 3 में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्सेस लगभग सिमिलर सी। अगर ये दोनों लगभग सिमिलर हुई तो ना पार्टिकल बहुत दूर जा पाएंगे ना बहुत पास आ पाएंगे, ठीक, क्योंकि जितना पास आने की कोशिश करेंगे थर्मल एनर्जी थोड़ी दूर ले जाएगी, दूर ले जाने की कोशिश में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस पास खींचेंगी तो ना बहुत दूर जाएंगे ना बहुत पास आएंगे। इट टेंड्स टू बी लिक्विड, इट टेंड्स टू बी लिक्विड। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है कि ये जो तीनों स्टेट्स बनी फंडामेंटल स्टेट, these fundamental states are the result of equilibrium between thermal energy and interparticle forces. Van der Waals force of attraction और थर्मल एनर्जी के बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसकी वजह से कोई भी फोर्स, कोई भी यू कैन से स्टेट एग्जिस्ट करती है। अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा हुई, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा हुई तो सॉलिड हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम हुई तो गैस हो जाएगा, लगभग सिमिलर हुई तो लिक्विड हो जाएगा। तो तीनों स्टेट्स इसी वजह से बनती हैं। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो हमारी कहानी जो है बेटा वो गैसियस स्टेट की होगी, ठीक, हमारे पास जो स्टडी है वो गैसियस स्टेट की होगी। उससे पहले फटाफट से अपना होमवर्क नोट कर लो। आपने क्या करना है, ये जो तीनों स्टेट्स मैंने लिखी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, पहले इनकी डेफिनेशन और फिर इनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दिस स्टेट, बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट जो ऊपर दी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड जैसे मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, तुम्हें वो एक्सप्लेन करके भेजनी है, ठीक। क्या करना है, पहले ऊपर डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे सॉलिड स्टेट लिखा तो बोला सब्सटेंस whose melting and boiling point is above room temperature, so the condition in which it exists at a room temperature is called as solid state। और नीचे उसकी प्रॉपर्टीज, because melting point is very high, that shows the interparticle forces are very strong। If interparticle forces are very strong, next point, the particles will be held together very strongly, so they cannot move। If they cannot move, they will have a definite shape, they will have a definite size, they will have a definite volume। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने और जितनी भी समझ सकते हो इससे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने लिख के भेजनी है, ठीक। और हमारी स्टडी है गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट +2 में पढ़ेंगे, ठीक। यस आई कैन गेट अ साइड। ओके, नाउ हमारी जो इस बार की स्टडी है +1 में, वो गैसियस स्टेट मेजरली, लिक्विड स्टेट छोटा मोटा थोड़ी बहुत 2-4 प्रॉपर्टीज लिक्विड स्टेट की है, पर मेनली गैसियस स्टेट की स्टडी सबसे ज्यादा हमारे पास रहती है। चलिए, सो लेट वी स्टडी गैसियस स्टेट इन डिटेल। सो सबसे पहले हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे, ठीक। और गैसियस स्टेट में पहली बात हम पढ़ेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ऐसी प्रॉपर्टीज गैस की जो हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। सी व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा मास ऑफ गैस।
सबसे पहले मेजरेबल प्रॉपर्टी है मास ऑफ गैस। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि हाउ टू मेजर द, यू कैन से, मास ऑफ द गैस? यस, एनीबॉडी ऑफ यू कैन रेज हैंड? नो अंगद बेटा, मोल कंसेप्ट कैसे लगाएंगे बेटे? मास पता होगा तब तो मोल लगाएंगे ना। मोल पता होगा तो मास तो चाहिए चाहिए। पहली बात, हमें मास निकालना कैसे बच्चे? हाउ कैन वी कैलकुलेट मास ऑफ द गैस? यस, एनीबॉडी? शाबाश ओजस। देखो बेटे, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे हम किसी गैस के मास को निकालते हैं। बेटे देखो, यहां जितने भी आपके आसपास लल्लू लुल्लू जो भी पढ़ाते होंगे, ठीक, वो क्या बोलेंगे ऐसे ही, है ना? वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक वैसल ले लो, उसका वेट कर लो, और फिर उसमें गैस भरो, उसका वेट कर लो। दोनों के वेट का जो डिफरेंस होगा वो वेट ऑफ गैस होगी। सही बात ना भाई? एक वैसल ले लिया, उसका वेट कर लिया, फिर उसमें गैस भरी, उसका वेट कर लिया, ठीक, दोनों का डिफरेंस देखा, वो मास ऑफ गैस होगा। तो लल्लू से एक बात पूछना कि क्या कभी कंटेनर खाली होता है? कैन अ कंटेनर बी एम्प्टी एट एनी टाइम इन अर्थ एटमॉस्फेयर? नो, नेवर। तो ये सारा बात ही खत्म है। हमें क्या करना है? देखो, हम थोड़े समझदार लोग हैं, हम थोड़ा समझ से बात करेंगे। हम बोलेंगे डेफिनेटली हम यही यूज करेंगे, लेकिन हम वैसल लेंगे इलास्टिक वॉल्स वाला, जैसे बैलून ले लिया। बैलून तो पहले खाली होता है ना भाई, है ना? बैलून का वेट कर लिया, फिर बैलून में आपने जो भी गैस का मास निकालना था वो भर दिया, और फिर उसका वेट कर लिया। अब जो वेट का डिफरेंस आया वो मास ऑफ गैस होगा, है ना बेटा? यानी हम ये बोल सकते हैं, कैसे मेजर करेंगे इसको? हम मेजर करेंगे मास ऑफ बैलून विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी बैलून। एम्प्टी बैलून। अब बैलून की वॉल जो होती है क्लैप्सिबल होती है, कंट्रैक्टाइल होती है, तो भैया उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, है ना? वो नेग्लिजिबल सी है, वो तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक? तो इस तरह से दो चीजों के डिफरेंस से हम डेफिनेटली मास ऑफ गैस निकाल सकेंगे। सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस। तो ऐसे गैस का मास मेजर करते हैं, एंड यू वेरी वेल नो द यूनिट्स फॉर मास इज केजी, या फिर अगर कम है तो ग्राम में ले लेंगे भाई, ठीक है? केजी या ग्राम में। तो ये हो गया मास ऑफ गैस, ये पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी थी। बेटा दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास होगी वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो प्यारे बच्चों, जहां तक वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना भाई? वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल at a particular condition, volume of vessel at a particular condition is called as volume of that gas. Volume of vessel to gas acquire entire volume which is presented to it. तो जिस वेसल में जिस प्रेशर टेम्परेचर पे वो गैस रखी गई है, ठीक, वो उसका वॉल्यूम एट दैट वेरी कंडीशन है, ठीक? और ऑब्वियसली गैस की वॉल्यूम डेफिनेट तो होगी नहीं, जिस वेसल में रखोगे वो सारा का सारा वेसल विल बी द, यू कैन से, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसमें कोई खास बात है नहीं। और गैस की वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम बेटे वैसे तो मीटर क्यूब होता है अगर ऐसा ही में चले, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम लीटर भी मान लेते हैं, ठीक? हम ज्यादातर लीटर लेते हैं, और हमें पता भी होता है कि 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 लीटर। और हम इसमें मिलीलीटर भी यूज कर लेते हैं, तो मिलीलीटर जो होता है आपको अच्छे से पता है, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1
लेकिन अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ। बेटे एक तो पहले हमारे पास आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, नाउ हाउ कैन यू डिफाइन टेम्परेचर? पहली बात तो यह है कि टेम्परेचर को डिफाइन कैसे किया जाए। हाउ कैन यू डिफाइन द टेम्परेचर? बड़ा सिंपल सिंपलेस्ट कंसेप्ट टू डिफाइन द टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ hotness and coldness of a body। किसी भी बॉडी का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है बेटे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं किसी भी, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट्स देखो बेटे, एसआई यूनिट तो इसके केल्विन होते हैं। एसआई यूनिट तो क्या होते हैं? केल्विन, है ना जी। एसआई यूनिट दैट इज केल्विन टेम्परेचर का। हाँ, हम डिग्री सेल्सियस में भी मापा करते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक, टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में भी होता है। टेम्परेचर जो होता है दैट इज ऑल्सो इन फ़ारेनहाइट। एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। इवन बेटे एक रैनकिन स्केल भी होता है, रैनकिन स्केल। ठीक, ये इसके यूनिट्स हैं। नाउ यहां पे एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। कल को अगर आपको किसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में यही डिफरेंस को आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो केल्विन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास 1 डिग्री है तो उसमें आप प्लस क्या करोगे? 270.15 एंड दैट कम्स आउट टू बी 274.15 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, मान लो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 283.15 केल्विन। इसी तरह से 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसको प्लस कर दोगे, ठीक, और हमारे पास क्या आ जाएगा? 288.15 केल्विन। और एक खास बात देखना, जो बच्चे गलती कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से यहां देखूं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री, और यहां से यहां देखूं इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑल्सो, बोलो बोलो, 10 केल्विन। यानी बेटे देखो, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन rise and fall in temperature is equal in degree Celsius and Kelvin। क्यों? स्केल सेम है, ये स्केल अलग अलग नहीं है ये। ठीक, ये अभी आगे एक लॉ आएगा, 4 लॉस में बताऊंगा केल्विन निकाला क्यों। ठीक, और केल्विन और सेल्सियस का स्केल सेम कैसे? राइज और फॉल इन टेम्परेचर, अगर कल को कोई बोले आपको 10 डिग्री डेल्टा टी, यानी आपको बोले डेल्टा टी 10 डिग्री, यानी चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस, सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 10 केल्विन। बट अगर कोई ऐसा बोले टेम्परेचर 10 डिग्री है तो बेटा इसका मतलब उसका टेम्परेचर 10 प्लस 273.15 केल्विन यानी 283.15 केल्विन होगा। मतलब राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज सेम,
इन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज केल्विन। ठीक, राइज और फॉल सेम होता है बेटा। ठीक, लेकिन हाँ, डिग्री सेल्सियस अगर एक टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम 273 प्लस करते हैं। कल को ऐसा मत करना कि मैं बोलूं गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया और आप सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 प्लस कर दिए, ऐसा नहीं करना। राइज और फॉल तो सेम रहेगा, सिर्फ हाँ टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा, वो एक अलग बात है। डेल्टा टी विल बी सेम बट टी इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलना यस और नो। ओके ओके, वेरी वेल देन। इसी तरह से बेटे जो फ़ारेनहाइट है, आपको 10th में फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना सिखाते हैं कि नहीं? तो फ़ारेनहाइट जो होता है, ठीक 10th में सिखाया होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करते हैं 52, यस प्लस 32। फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना या डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर? जैसे मैंने बोला राइज और फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज सेम, बट फ़ारेनहाइट में अलग होगा बेटा, क्योंकि फ़ारेनहाइट एक डिफरेंट स्केल है। फ़ारेनहाइट एक डिफरेंट स्केल है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम स्केल है। ठीक, सिर्फ ये है कि 0 से आगे, 0 डिग्री सेल्सियस के आगे हम सेल्सियस चलते हैं, उससे पहले हम केल्विन को लेके चला करते हैं। ठीक, वो आगे क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक, एनीहाउ रैंकिन स्केल का मैं चाहूंगा आप लोग करें। मैं चाहूंगा कि रैंकिन स्केल जो है वो आप लोग निकालने की कोशिश करें। ठीक, इसका रिलेशनशिप विद डिग्री सेल्सियस रैंकिन का आप देखें और मुझे भी बताएं। ठीक, बोलो बेटा ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना, आगे सारे चैप्टर में ये यूज होगा। अगर यहां से आगे क्लियर हो गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे होता है, किस किस चीज का प्रेशर है। बोलो सर बहुत सारा प्रेशर है, कभी पेपर का प्रेशर है, ठीक कभी नंबरों का प्रेशर है, ठीक कभी सिलेबस का प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है हमारे को, है ना भाई? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रेशर क्या होता है। जैसा कि प्रेशर के बारे में डिस्कस करें तो हम बोलते हैं प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना बेटा? फिजिक्स तो यही पढ़ाती है कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये बेटे हमारे पास प्रेशर होता है। और जस्ट थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर कन्वर्टिंग रैंकिन टू फ़ारेनहाइट, बट ये होमवर्क में भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए प्रेशर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना बेटा, प्रेशर को हम दो तरह से यहां पे डिफाइन करते हैं। पहला, सबसे पहला हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure. Now what the hell is atmospheric pressure? That is pressure exerted by atmospheric gases on the wall, on the surface of earth. Pressure exerted by atmospheric gases on the surface of earth, on the surface of earth, अर्थ के सरफेस पे, ठीक, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर लगाती है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बैरोमीटर होता कैसा है? बैरोमीटर में हमारे पास एक मरकरी का एक टफ ले लिया जाता है, दिस इज द टफ ऑफ मरकरी, और इसके अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब को रखा है, और कैपिलरी ट्यूब वैक्यूमेटेड है, और दूसरी बात क्या है कि इन्वर्टेड है, यहां मरकरी पड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तो मरकरी इससे कैपिलरी के अंदर घुस जाएगा, यहां पे थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि यहां तो प्रेशर है नहीं ना। तो प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होता है बेटा, दैट सजेस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 760 mm। इसको 760 mm बोल दिया जाता है, ठीक, यानी 760 mm ऊपर जाता है, जिसको हम 76 सेंटीमीटर बोल देंगे, यानी मरकरी जो है ये इस कैपिलरी में 76 सेंटीमीटर अबव राइज कर जाएगा। ठीक, 76 सेंटीमीटर कितना होता है, डू यू इमेजिन, यहां तक है ना, लगभग इतना ये ऊपर राइज कर जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ठीक, देखो बेटे, इसी को 760 टॉर भी बोला गया, और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते थे, इसी को 1 एटमॉस्फेयर भी बोल दिया गया। दिस इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो यानी 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, या 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, यानी 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? हालांकि हमारे पास जो एसआई यूनिट होता है ना, प्रेशर का एसआई यूनिट, वो तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, जिसको पास्कल बोलते हैं, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर में बहुत प्रेशर होता है यार। ठीक, यू नो कितना प्रेशर हमारे ऊपर इस समय है? आप 2-2 हाथियों को बोझ उठा के बैठे हुए हैं इस समय, मालूम? एटमॉस्फेयर प्रेशर इज सो हाई। आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन देता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई है, इसको इमेजिन कैसे करें। मान लो मैंने क्या किया, मैंने भूमिका को उठाया और भूमिका को स्पेस में फेंक दिया विदाउट अ स्पेस सूट। हाँ जी, तो बताओ क्या होगा? यस भूमिका, आप ही बताओ, अगर आपको विदाउट स्पेस सूट उठा के मैंने स्पेस में फेंक दिया, क्या होगा? यस यस यस। नहीं बेटा, फ्लाई तो छोड़, पटाखा फट जाएगा। क्या होगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक, आपका पटाखा फट जाएगा। बिल्कुल। क्यों फटेगा पटाखा? बेटा हमारे अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर है ना, फ्लूइड्स का प्रेशर है ना, तो हमारे अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसको काउंटर कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा पटाखा नहीं फटता। लेकिन जैसे आपको स्पेस में फेंकेंगे जहां प्रेशर नहीं, आपका पटाखा फट जाए। अब एक बात इमेजिन करते हैं, अगर किसी आदमी को स्पेस में फेंक दिया जाए, उसका पटाखा फटे, और वहां अर्थ के बराबर ग्रेविटी अगर होती तो बेटा ब्लड 14 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। कितना? पटाखा फटा मोहाली में, ब्लड मिला पंचकुला में। इतना प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है दोस्तों। उसको काउंटर कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक साइंटिस्ट था टॉरिसेल्ली ने क्या किया, 2 हाफ ग्लोब लिए, आधे ग्लोब, उनको यूं साथ में रखा, उसके अंदर की सारी एयर जो थी सक कर ली और उनको साथ में रखा। अब उनको सेपरेट करने लगा। 8 घोड़े इस साइड लगाए, 8 घोड़े इस साइड लगाए, 8 horses here and 8 here।
तब भी वो हाफ ग्लोब सेपरेट नहीं हुए। क्यों भाई? बोलो सर फेविकोल का मजबूत जोड़ था। नहीं, ऐसा नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो हाई दैट इवन 16 हॉर्स पावर कैन नॉट सेपरेट इट। तो सोचो कितना सारा प्रेशर एटमॉस्फेयर का है। हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं। अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो हाई। आप यहां से भी इमेजिन कर सकते हैं, हमने यहां मरकरी लिया, भैया मरकरी क्यों लिया? अगर हम यहां पानी लेते तो पानी कितना ऊपर जाता कैपिलरी में? अगर मैं मरकरी की जगह वाटर ले लेता तो पानी कितना ऊपर जाता कैपिलरी में? ठीक, इसको समझना जरा जरूरी है। ठीक, तो वो समझाता हूं, पर उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि हमारे पास ये बड़ी अजीब सी वैल्यू थी पास्कल की, 101325 पास्कल। इसको राउंड ऑफ कर दिया, बोला इसको ना 10 टू पावर 5 पास्कल ले लेते हैं, और एक नया यूनिट बना दिया गया जिसको 1 बार बोला गया, ताकि हमारी स्टडीज में आसानी रहे। ये अजीब वैल्यू थी ना 101325, उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करके 10 टू पावर 5 पास्कल में कन्वर्ट करके एक नया यूनिट बना दिया गया जिसको 1 बार बोला। तो 1 बार इज जस्ट टू ईज आउट द स्टडीज। एटमॉस्फेयर से थोड़ा छोटा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो 101325 है, इसमें 10 टू पावर 5 पास्कल है। एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर होता है, जबकि 1 बार 75 सेंटीमीटर होता है। 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर्स, यानी बार एटमॉस्फेयर से थोड़ी छोटी यूनिट है। नाउ प्यारे बच्चों, यहां से ऑनवर्ड जो चीज सिखा रहा हूं ये कोई कोई बताएगा, क्योंकि आगे मैंने तो यूज करनी है, तो मुझे बता कि मान लो अगर मैंने इसमें वाटर भर दिया होता तो क्या होता, यानी कन्वर्टिंग 1 कॉलम इनटू अदर, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना। देखो हमें यह पता है कि प्रेशर जो होता है उसको लिखते हैं रो एच जी, वेयर व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी। यहां पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच क्या है? एच हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम। जैसे यहां मरकरी की 76 है, हाइट ऑफ कॉलम। और जी क्या होता है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको जी बोलते हैं। तो प्रेशर इज रो एच जी। अब इसी को अगर मान लो मैं इसकी जगह मरकरी कॉलम की जगह अगर वाटर कॉलम रखना चाहता हूं, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी should be equal to pressure in terms of water, atmospheric pressure। अब इसमें आ जाएगा रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी इंटू जी, रो ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इंटू जी। अब जो हमारे पास जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सेम रहनी है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब हो गया कि रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर एंड हाइट ऑफ वाटर। मान लो इस कॉलम में मैंने वाटर भर दिया, उसकी हाइट देखनी है, हाइट ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू रो ऑफ मरकरी एच ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ वाटर। ठीक, अब मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? अगर वाटर की डेंसिटी 1 लो तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 होगी। अगर वाटर की डेंसिटी 1 लो तो मरकरी की 13.6 होगी। बिल्कुल सही करण वंश, वेरी गुड।
तो यहां पे आएगा 13.6 एंड हाइट ऑफ मरकरी कितना था यहां भाई 76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी इज 1 सो दैट कम्स आउट टू 1030 सेंटीमीटर यानी 10.3 मीटर। यानी अगर यहां मैंने बेटा इसकी जगह वाटर ले लिया होता तो ये कॉलम 10.3 मीटर का होता। 10.3 मीटर समझते हैं, एक के ऊपर एक 6 आदमी खड़े करते ना, ठीक, तो जो 7वां आदमी होगा अगर यूं करके फिर देखेगा तो उसकी आई लेवल बराबर आएगी, एक के ऊपर एक 6 आदमी खड़े करने के बाद, क्योंकि एवरेज इंडियन की हाइट 176 सेंटीमीटर के करीब थी और यहां हमारे पास 1030 सेंटीमीटर के करीब है। सो इतना ऊपर पानी चला जाएगा, सोचो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है ना। वो टंकी में होता है ना भाई, वो एक वो लगाते हैं, पाइप लगाते हैं जिससे प्रेशर बना रहता है और कितनी तेज से पानी आता है उससे, ठीक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर बनता है विच इज वेरी वेरी हाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब इसमें कॉलम कन्वर्जन जो है वो किस बात पे बेस्ड थी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे, यानी कॉलम कन्वर्जन जो है वो बेस्ड है ऑन ρ1 H1 is equal to ρ2 H2 where ρ1 is density of one column and its height, ρ2 is density of another column and its height। ये फॉर्मूला लगा के हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। बोलो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो जल्दी बताना। जैसे बेटा हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा प्लीज, ये मिटा दूं। मान लो हमें एक ट्रफ दे दिया गया, ठीक है जी। इस ट्रफ के अंदर हमारे पास कुछ मिक्सचर्स हैं, पर इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेशर। ये जो लिक्विड्स हम लेंगे अलग अलग कॉलम को अलग अलग जगह पे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले पढ़ेंगे अगर वो लिक्विड इमिसिबल हुए तो कैसे देखते हैं, और फिर पढ़ेंगे कि मिसिबल हुए तो कैसे देखते हैं, ठीक। यानी हम यहां डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले प्रेशर इन इमिसिबल लिक्विड्स, इन इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। मान लो आपने एक वेसल ले लिया, ठीक है जी। इस वेसल में आपने दो चीजें डाल दी, ठीक, एक डाल दिया ऑयल, ठीक। मान लो ये ऑयल का 38 सेंटीमीटर का कॉलम है जिसमें ऑयल है, जिसकी की डेंसिटी 10 ग्राम पर सीसी है, और इसके ऊपर तुमने वाटर डाल दिया है, ठीक, और वाटर का भी 38 सेंटीमीटर का कॉलम है, ठीक है जी। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी होती है। अब हमें बोला कि एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है और एक पॉइंट ये सी है। कैलकुलेट द प्रेशर एट एबीसी। क्या कहा, कैलकुलेट द प्रेशर एट ए बी एंड सी। एबीसी पे प्रेशर कैलकुलेट करना। नो सबसे पहली बात आई प्रेशर एट ए, प्रेशर ऑन पॉइंट ए। बेटा पॉइंट ऑन ए पे तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है,
और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेयर है। सो दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। नो प्रेशर एट बी देखते हैं। प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी। देखो बेटा, बी पे जो प्रेशर है ये तो लगेगा ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और इस वाटर कॉलम का प्रेशर भी तो यही लगेगा, ये तो लगेगा ही, साथ में वाटर कॉलम का प्रेशर भी लगेगा। तो प्रेशर एट बी विल बी 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब हमारा काम है इस वाटर का प्रेशर निकालना। पर बात क्या है कि ये जो है ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है। बैरोमेट्रिक यानी इन टर्म्स ऑफ मरकरी, ये इन टर्म्स ऑफ मरकरी है, क्योंकि ये बैरोमीटर से मापा गया 1 एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर का प्रेशर, हम वाटर के प्रेशर को तो पहले नहीं ऐड कर सकते ना मरकरी में, पहले मुझे इस कॉलम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मरकरी के कॉलम, कि अगर इसकी जगह मरकरी होता तो वो कितना चढ़ता, समझ में आई, और फिर उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना हो। तो सबसे पहले इस हाइट को, ये जो हाइट है वाटर की, इसको आप मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे रो ऑफ वाटर यानी रो ऑफ मरकरी, रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी should be equal to rho of water, height of water। क्यों जी, अब यहां हमें हाइट ऑफ मरकरी निकालनी है। अगर वाटर की जगह मरकरी होता तो आएगा रो ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ मरकरी। क्लियर जी। तो हाइट ऑफ मरकरी यहां पे आता है, रो ऑफ वाटर इज 1, हाइट इज 38 डिवाइडेड बाय 13.6, ये हाइट आ गया। मरकरी अगर होता तो इतनी हाइट होती। अब हमें यह पता था कि 76 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 76 करना पड़ेगा। ठीक, 76 सेंटीमीटर, दिस 1 इज 1/76 एंड दिस इज, यानी जब भी हमें प्रेशर कन्वर्ट करना होगा ना तो मरकरी की हाइट को डिवाइडेड बाय 76 करेंगे। तो मरकरी की हाइट, हमारे पास प्रेशर जो आ जाएगा, मरकरी की हाइट आई 38 डिवाइडेड बाय 13.6 एंड डिवाइडेड बाय 76। तो यहां 1/27.2, 1/27.2 कैसे है सर, कैसे है सर, ये कट गया ना भाई, 1 2। तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ मरकरी, ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो अब बोलो प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी 1 एटमॉस्फेयर प्लस 1/27.2 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर बी पे आया। बोलो बेटे, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि आगे मैंने यूज करना है इसको बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सौम्या, तेजस, बेटे आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस तेजस, अगेन बता देता हूं बेटे। देखो बच्चे, बहुत सिंपल, हमारे पास ये जो हाइट थी, पहले इसको मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? ρ1 h1 इज इक्वल टू ρ2 h2। मरकरी की हाइट को 76 से डिवाइड कर दो, वो प्रेशर होगा। तो मरकरी की हाइट इतनी डिवाइडेड बाय 76, वो प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ मरकरी। ये वाटर का प्रेशर हो गया जो मरकरी की टर्म्स में हमने चेंज कर दिया, और 1 एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर को ऐड कर दिया, टोटल प्रेशर हो गया बी पे। बोलो क्लियर और नॉट बेटा तेजस? ओके, अब मान लो प्रेशर एट सी, किसी को नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा और समझ लो। प्रेशर एट सी, अब सी पे ये तो होगा ही, ये भी होगा ही, अब इसका प्रेशर भी आएगा।
तो प्रेशर एट सी पॉइंट पे प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ये ऊपर वाला। वाटर वाला कितना था 1/26, 27/2। अब आएगा प्रेशर ऑफ ऑयल ऑल्सो। अब ऑयल का प्रेशर, तो पहले ऑयल की हाइट को, क्योंकि ये मरकरी की टर्म्स में मापा गया है, तो इसको भी मरकरी की टर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए अगेन रो ऑफ मरकरी, एच ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल, एच ऑफ ऑयल। यानी यहां हाइट ऑफ मरकरी विल बी रो ऑफ ऑयल कितना, डेंसिटी 10, हाइट कितना 38, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी डेंसिटी 13.6। यह आ गया हाइट ऑफ मरकरी। अब इसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हाइट ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय 76 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो आया 10 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 76। ये फिर से कट गया भाई, तो क्या आ गया, अब आ गया 10/27.2। तो जो प्रेशर एट सी हुआ, प्रेशर एट सी वो हो गया 1 एटमॉस्फेयर प्लस 1/27.2 प्लस ये जो प्रेशर आया 10/27.2, ये प्रेशर टोटल सी पे हुआ। मतलब जब भी कोई लिक्विड का होता है पहले उसका हाइट मरकरी में कन्वर्ट करो, उसको 76 से डिवाइड करो सेंटीमीटर्स में, ठीक, वो प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। अगर हाइट सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर में दी तो बेटा फिर 760 लेना है, ठीक है ना। बोलो बेटे, कैन यू कन्वर्ट वन कॉलम इनटू अनदर एंड कैन यू सी प्रेशर एट डिफरेंट लेवल्स? जल्दी बोलना, जल्दी, क्विकली। सौम्या, is there any problem? Okay, done. Now बेटे, ये तो था अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड हो, ये तो इमिसिबल लिक्विड थे, आपने नोट कर लिया सभी ने, मिटा दूं। बट लिक्विड तो मिसिबल भी हो सकते हैं। सो अगली बात हमारे पास रहेगी प्रेशर इन मिसिबल लिक्विड्स। ये इमिसिबल लिक्विड्स की बात की, आगे डिस्कस करेंगे प्रेशर इन मिसिबल लिक्विड्स। प्रेशर इन miscible liquids। अब बात आती है अगर मिसिबल लिक्विड हुआ तो क्या होगा। जैसे मान लो हमें फिर से एक क्वेश्चन दे दिया, हमें ऐसा ही वेसल दिया, अब हमें इसमें बोल दिया गया कि वही यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल है। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है जी। और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसकी डेंसिटी हमें फिर से वही दे दी, मान लो 10 ग्राम पर सीसी, ठीक। और इसका हाइट ऑफ कॉलम फिर से 38 सेंटीमीटर दे दिया। इसी के ऊपर 38 सेंटीमीटर वाटर डाल दिया। वाटर की डेंसिटी तुम जानते हो 1 ग्राम पर सीसी। पर बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन अल्कोहल, वो मिक्स हो जाएगा। अगर मिक्स हो जाएगा तो ये कोई भी मेनिस्कस नहीं रहेगा, ये आपस में मिक्स हो जाएगा भाई, मिसिबल है। अब हमें बोला प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी बताओ। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी बताओ। बेटा ए पे प्रेशर तो बहुत ही सिंपल, दैट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट ए is
1 atmosphere. But pressure at B, बेटे 1 atmosphere plus the pressure of mixture, यानी 1 atmosphere plus pressure of mixture. क्योंकि अब ये मिक्स हो गया है बेटा, मिक्स हो गया तो अब हम कैसे इसको मरकरी, क्योंकि ये तो मरकरी की टर्म्स में है, हम प्रेशर ऑफ मरकरी को, प्रेशर ऑफ लिक्विड को, मिक्सचर को मरकरी की टर्म्स में कैसे लाएं? उसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए. हमें पता है कि प्रेशर ऑफ रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो ऑफ मिक्सचर, हाइट ऑफ मिक्सचर. अब देखो बेटे, हमें ये तो पता है, हमें ये भी पता है, पर हमें ये भी नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है, और हमें हाइट चाहिए. तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कहां से लाएं? बेटा जब ये मिक्स हो जाएगा आपस में तो डेंसिटी एवरेज हो जाएगी. इसलिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मिसिबल लिक्विड्स में हम एवरेज ले लेते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 ग्राम पर सीसी. ये डेंसिटी आ गई मिक्सचर की. गॉट इट और नॉट? जब मिक्स नहीं हो रहे थे तब तो अलग अलग किया, अब मिक्स हो गए तो डेंसिटी एवरेज हो जाएगी. अब डेंसिटी एवरेज हो गई तो हाइट ऑफ मरकरी विल बी रो ऑफ मिक्सचर, हाइट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय रो ऑफ मरकरी. रो ऑफ मिक्सचर इज 55.5, हाइट ये दोनों ऐड हो गई यानी 76 डिवाइडेड बाय 13.6, ये तो हाइट हो गई. हमें चाहिए प्रेशर ड्यू टू मिक्सचर, प्रेशर ड्यू टू मिक्सचर दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 76. हाइट ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय 76, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना. ठीक, तो हमारे पास ये आया 5.5 इंटू 76 डिवाइड बाय 13.6 इंटू 76, ये कैंसिल हो गया तो 5.5 डिवाइड बाय 13.6, तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर ये आ गया. इसलिए प्रेशर एट बी इज 1 एटमॉस्फेयर प्लस 5.5 बाय 13.6. ये बी पे प्रेशर निकाल दिया. बोलो बेटे, इज इट क्लियर और नॉट? कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखना. पहली बात ये कि 76 से हम सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं बेटे अगर हमारी हाइट सेंटीमीटर में हो. अगर हाइट मिलीमीटर में हुई 760 से डिवाइड करना. अगर मीटर में हुई तो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 76 से करते हैं. और अगर आपको प्रेशर ही सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में पूछा, डिवाइड मत करना भाई. ये तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 हमें पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. इस कन्वर्जन के वजह से हम 76 से डिवाइड करते हैं. बोलो बेटे, दोनों तरह की चीजें क्लियर हुई. इमिसिबल लिक्विड हो तो कैसे करते हैं और मिसिबल लिक्विड हो तो कैसे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आगे मेरा बॉयल्स लॉ चलेगा सारा का सारा. ठीक, अगर हमें ये समझ में आएगा तभी हम कर सकेंगे इसको अच्छे से. तो ये तो था बेटा हमारे पास क्या, दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे गैसेस का, ये मिटा दो भाई. यथार्थ नो बोले हो, चलो नोट कर लो बेटे. यथार्थ जल्दी यस लिखना जैसे खत्म हो जाए. ओके, नाउ आफ्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस, कि गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं.
भैया ये तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमने बैरोमीटर में मेजर किया, बैरोमेट्रिक प्रेशर हमने निकाला और कॉलम्स को बैरोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट किया है, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस कैसे देखते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ऑफ गैस. See, when we talk about pressure of gas, it is pressure of gas exerted on the, yani force of gas exerted on the walls of vessel per unit area. क्या? Force of gas exerted on the walls of vessel per unit area. Force of gas exerted on the wall of vessel per unit area, that is pressure of gas. ठीक है जी, प्रेशर ऑफ गैस. अब ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? ठीक, देखो बच्चे, इसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर्स. गैस के प्रेशर को निकालने के लिए मैनोमीटर, जैसे एटमॉस्फेयर के लिए बैरोमीटर, वैसे गैस के लिए मैनोमीटर. मैनोमीटर दो तरह के होते हैं. एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, और एक होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर. क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ये दो तरह के मैनोमीटर होते हैं. देखो बेटे, ओपन एंड मैनोमीटर में दो केसेस हो सकते हैं. मैनोमीटर में इस तरह का एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और इसमें एक यू शेप ट्यूब को हम यू लगा देते हैं. और क्योंकि ओपन एंड बोला तो यहां से एंड ओपन रहेगा. ठीक, ये एक फ्लास्क है. अब इस यू शेप ट्यूब में हमने मरकरी भर देना है. ठीक है जी बेटे, ये यू शेप की असेंडिंग लिम्ब कहलाती है. असेंडिंग लिम्ब, ऊपर को जाने वाली लिम्ब, और ये जो है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है. जब यहां पे एयर है, यहां पे एयर है, तो यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां पे भी, तो दोनों साइड बराबर होगा, तो ये दोनों जो होंगी वो बराबर होंगी. दोनों तरह के, दोनों साइड के लेवल, असेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में, वो दोनों साइड मरकरी के कॉलम की हाइट बराबर होगी. अब मान लो जिस गैस का प्रेशर हमने मापना है, उस गैस को मैंने यहां भर दिया है. जब गैस को यहां भरेंगे, गैस यहां प्रेशर लगाएगी भाई. अब मान लो इफ प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, तो ऑब्वियसली ये मरकरी यहां से नीचे आ जाएगा और यहां से मरकरी ऊपर राइज कर जाएगा. क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा है भाई, तो गैस ज्यादा धक्का मारेगी, यहां धक्का कम लगेगा. तो ये जो डिफरेंस इन कॉलम आया, इसको बोला प्रेशर ऑफ मरकरी. हमने प्रेशर ऑफ मरकरी लिख दिया. ऐसे केस में प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? जितना मरकरी ऊपर चला गया. कहने का मतलब यहां पे आ जाएगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी. तो यहां पे इन दोनों को हम क्या करेंगे? एड ऑन करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है तभी तो ऊपर गए. मान लो एक दूसरी प्रपोजिशन हो सकती है. ये अगेन से मैनोमीटर हमने बनाया, राउंड बॉटम फ्लास्क वाला. यहां फिर से वही यू शेप ट्यूब लगाई और ऊपर से ओपन ट्यूब लगा दी है हमने. ठीक है जी, और इसमें हमने फिर से गैस भर दिया. लेकिन इस समय क्या है, हमने मान लिया इफ
प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर कम है, तो बोलो मरकरी कौन सी लिंब में ऊपर होगा? यस यस यस, ऑब्वियसली यहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहां प्रेशर कम, तो यहां ऊपर ज्यादा होगा, यहां नीचे होगा। ठीक, तो ये फर्क आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आया उसको हमने प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी बोल दिया। तो गैस का ये प्रेशर कम है भाई, ऐसे केस में प्रेशर ऑफ गैस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ मरकरी, क्योंकि गैस का प्रेशर कम है ना भाई। कितना कम है? जितना ये नीचे आ गया, है ना भाई। इस वजह से इस केस में हमने क्या कर दिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा था, गैस का कम था, मरकरी वाला जो हाइट है वो माइनस कर दिया। गॉट इट और नॉट? वहीं पे क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। यस अंगद, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे? यस अंगद, ओके ओके। नाउ क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में फिर से वही, सिर्फ फर्क क्या होगा कि अब ये जो यू शेप ट्यूब थी इसको ऊपर से क्लोज कर दिया गया और वैक्यूमाइज कर दिया गया। अब यहां पे हमने गैस डाल दिया, अब सिर्फ और सिर्फ गैस का ही प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर का तो लगेगा ही नहीं। तो यहां हमेशा मरकरी नीचे और यहां हमेशा मरकरी ऊपर रहेगा। तो ये जो डिफरेंस रहेगा वो प्रेशर ऑफ मरकरी कहलाएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं, हम ये ऑलमोस्ट वैक्यूम मान के चल रहे हैं। देखो 100% वैक्यूम कैन नेवर बी क्रिएटेड, बट हम इसको ऑलमोस्ट वैक्यूम मान के चल रहे हैं, ऑलमोस्ट। तो ऐसे केस में प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई लेना देना है ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मैनोमीटर में हम मेजर करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज एंड। ओपन एंड में दो चीजें होती हैं, या तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम हो या ज्यादा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर हम ऐड करेंगे, जितना कॉलम ऊपर आया, ठीक, वो प्रेशर ऑफ गैस होगा। अगर उससे उल्टा हुआ, गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, तो बेटा वही प्रेशर हम माइनस कर देंगे। और क्लोज्ड एंड में हमारे पास एटमॉस्फेयर का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको मेजर कर लेंगे। बोलो बच्चे, मैनोमीटर समझ में आया कि नहीं आया, और बैरोमीटर समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्टिंग वन कॉलम इनटू अनदर कॉलम पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं? ओके डन बच्चों।